राष्ट्रीय चेतना के सशक्त हस्ताक्षर, हिंदी और नेपाली भाषा के छायावादोत्तर गीतों के राजकुमार, हिंदी फिल्मों के पटकथा लेखक, निदेशक, प्रतिबद्ध पत्रकार व संपादक एवं संवेदनशील कवि गोपाल सिंह नेपाली जी की 112वीं जयंती के अवसर पर उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को याद करते हुए इस अवसर पर सभागार में उपस्थित सभी साहित्य मर्मज्ञ, संस्कृति मनस्क प्रबुद्ध जनों का मैं हृदय से अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। विशेष रूप से अर्नोआ संस्था जिसने इस समारोह का आयोजन किया है, इसके लिए मैं बधाई ज्ञापित करता हूँ। निश्चित तौर पर गोपाल सिंह नेपाली जी हमारी विरासत हैं। उनके साहित्य और मूल्यवान स्मृतियों को सहेजने एवं संभालने की जिम्मेदारी से हम कतई मुक्त नहीं हो सकते। हमारे लिए यह अत्यंत सुखद संयोग है कि नेपाली जी की पुत्री आज हमारे बीच मौजूद हैं। डॉक्टर सविता सिंह नेपाली जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक अवसर दिया नेपाली जी पर अपनी बात रखने का। देश की मिट्टी से जुड़े गीतकार एवं सुप्रसिद्ध कवि गोपाल सिंह नेपाली जी को याद करते हुए मैं आज बेहद आह्लादित हूँ। नेपाली जी पर अपनी बात कहाँ से आरंभ करूँ? उनकी शख्सियत पर या उनके सृजन संसार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। वह जितने बड़े गीतकार थे उतने ही बड़े इंसान भी थे। उनकी काव्य संवेदना का फलक और भी व्यापक है, इसलिए समझ नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ से आरंभ करूँ। नेपाली जी बिहार राज्य के जिला चंपारण के बेतिया से थे। 11 अप्रैल 1911 में वही उनका जन्म हुआ था और मैं भी उसी चंपारण की क्रांतिकारी भूमि से हूँ। चंपारण संग्राम की भूमि है, क्रांति की भूमि है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जहाँ से फिरंगी हुकूमत के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंका था, उसी चंपारण के लाल थे नेपाली जी। आप सहज ही समझ सकते हैं कि मिट्टी का अपना एक विशेष आकर्षण होता है और मनुष्य होने के नाते हमारी अपनी कतिपय कमजोरियां भी हैं। कई स्तरों पर मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। अतीत के बिखरे पन्नों से एक दो बातों का यहाँ जिक्र करना मैं मुनासिब समझता हूँ। नेपाली जी के पिताजी बेतिया राजा के प्रबंधक मिस्टर वाइल्ड के बंगले पर पहरे के लिए तैनात थे। उन्हीं दिनों मेरे दादाजी बाबू जलधारी राय बेतिया राज के तहसीलदार रहे। बचपन में एक दो बार अग्रज रामाश्रय सिंह जी से गोपाल सिंह के बारे में सुना था और दादाजी के बारे में भी कई जानकारियां हमें मिली थीं। परंतु जब मैं सिलीगुड़ी हिंदी हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई कर रहा था, उसी दौरान नेपाली जी को सबसे पहले पढ़ने और समझने का थोड़ा अवसर मिला। उनके बारे में जानने का मेरा जो खास आग्रह है, और मैं सच कहूँ तो नेपाली जी की काव्य साधना का मैं कायल बन गया। उनकी काव्य संवेदना सघन रूप से मेरे अंतर जगत में उतर गई और वक्त बीतने के साथ साथ नेपाली जी मेरे जीवन का हिस्सा बनते चले गए। प्रकृति प्रेम और मानवीय संवेदनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति नेपाली जी के काव्य एवं गीतों की एक बड़ी खासियत है। जरा गौर करें उनके कहन के अंदाज को। पीपल के पत्ते गोल गोल, कुछ कहते रहते डोल डोल। यहाँ उनके सहज शब्द चित्र स्वतः उभर आते हैं और ऐसा लगता है कि पीपल के पत्ते खुद हमसे संवाद कर रहे होते हैं, हमसे कुछ कह रहे हैं। फिर नेपाली जी आगे लिखते हैं, मेरे आंगन की हरी घास, यह घास नहीं है पनप उठी, मेरे जीवन की मधुर आस। यहाँ प्रकृति का अनुपम सौंदर्य भी है और जीवन को ले एक संदेश भी। यहाँ घास का पनपना क्या है?
इस पर कभी आपने गौर किया है? हमारे भीतर उम्मीद की किरणों के आगमन का यह एक सार्थक संकेत है। वह यही नहीं रुकते हैं। छू कर गंगा की लहरों को जब ठंडे झोंके आते हैं, हम मस्त गगन हो जाते हैं, दिल भर झोंके हम खाते हैं। दरअसल यहाँ कवि गंगा की लहरों का वर्णन कर एक संदेश देना चाहता है कि मनुष्य जीवन में गंगा की क्या अहमियत है। प्रकृति के बगैर धरती पर जीवन का कोई महत्व नहीं है। जीवन स्पंदन को बनाए रखने के लिए गंगा की लहरों की एक बड़ी भूमिका है। अगर हमें जीवन को बचाना है तो प्रकृति को भी बचाना होगा। अगर प्रकृति नहीं बचेगी तो जाहिर है जीवन भी नहीं बचेगा। लेकिन आज जीवन और प्रकृति दोनों ही विपन्न हैं। उनके काव्य में प्रकृति का मानवीयकरण होते हुए हम देख सकते हैं। बेशक इसके पीछे उनका जो कठिन परिश्रम और समझौताहीन जीवन संघर्ष रहा है, उसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जब वो यह कहते हैं, रहता हूँ मैं धरती पर लेकिन पशु हूँ न परिंदा, मानव बनने की कोशिश में अपनी मेहनत पर हूँ जिंदा, तो उनके भीतर का जो इंसान है उसका कद बहुत बड़ा हो जाता है। हमारी पहली शर्त है कि हम इंसान बने और यह सबसे कठिन कार्य है। एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा साहित्यकार भी बन सकता है। अगर इसके लिए श्रम संस्कृति से जुड़े रहना जरूरी है, 2-4 कविताएं लिखकर आदमी साहित्यकार बन सकता है। लेकिन आदमी बने रहने के लिए उसे निरंतर सामाजिक सरोकारों से जुड़ा रहना होगा। समय संघर्ष को समझना होगा। यही कारण है कि साहित्यकारों की इस भीड़ में खोजने पर भी मुश्किल से किसी इंसान का संधान हमें नहीं मिलता है। बेशक नेपाली जी आदमी भी थे और कलमकार भी। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने कलाकार हैं वे सभी आदमी हों, सभी इंसान हों। सच कहा जाए तो आज हर गली मोहल्ले में कुकुरमुत्ते की तरह साहित्यकार उग आए हैं। उनमें कितने हैं जो मनुष्य बनने को लेकर संघर्ष कर रहे होते हैं, कितने हैं जो समय संघर्ष के साथ जुड़े हुए हैं। इनमें अधिकांश निरंकुश सत्ता सियासत के आगे नतमस्तक हो चुके हैं या सत्ता शीर्ष को खुश करने में लगे हुए हैं। नेपाली जी भी अगर चाहते तो सत्ता के करीब पहुंच सकते थे और अपनी दरिद्रता और परेशानियों को थोड़ा कम कर सकते थे। साथ ही किसी बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार का हकदार भी हो जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। डॉक्टर सविता जी के वक्तव्य का मैं समर्थन करता हूं और मैं इस पक्ष में हूं कि नेपाली जी जिस सम्मान के हकदार थे, जो सम्मान उन्हें नहीं मिला, अब वह सम्मान उन्हें मिलना चाहिए। हम इस पक्ष में हैं कि भारत सरकार नेपाली जी को भारत रत्न देकर सम्मानित करे, भारत रत्न से नवाजे। जिस तरह प्रेमचंद को आम जनता ने उपन्यास सम्राट होने की उपाधि दी थी, ठीक उसी तरह गोपाल सिंह नेपाली जी को भी देश की जनता ने गीतों का राजकुमार बनाया। जाहिर है नेपाली जी जहां एक ओर मनुष्य बने रहने को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपनी काव्य साधना में लगे हुए थे। मनुष्यता के मार्ग से जरा भी भटके नहीं, सदैव समय संघर्ष के साथ खड़े रहे। उनके द्वारा रचे गए भावपूर्ण काव्य और मर्म स्पर्शी गीतों को हम भुला नहीं सकते हैं। वे हिंदी साहित्य की अमूल्य संपदा हैं। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ सत्ता के झूठ और शोषित वंचित जन की पीड़ा भी सहज रूप में अभिव्यक्त हुए हैं। सच कहा जाए तो गीति काव्य को हिंदी साहित्य में नेपाली जी ने सिर्फ शीर्ष पर ही नहीं पहुंचाया, बल्कि एक नई दिशा दी, उसे धार दी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, नेपाली जी से बड़ा गीतकार भारत में पैदा नहीं हुआ है। मुझे आश्चर्य होता है कि इतने बड़े गीतों के राजकुमार का
जो सार्थक मूल्यांकन होना चाहिए था वह अभी तक नहीं हुआ है। नेपाली जी जीवन पर्यंत असुविधाओं से जूझते रहे, व्यवस्था के शोषण, दमन तथा उत्पीड़न के खिलाफ अपनी रचनाओं को धार देते रहे। उनका कहन और शब्द सामर्थ्य अपने आप में एक उदाहरण है, एक दृष्टांत है। जरा गौर करें। अपनी मृत्यु के लगभग 1 वर्ष पूर्व 1962 में वह लिखते हैं, हम धरती क्या आकाश बदलने वाले हैं, हम तो कवि हैं, इतिहास बदलने वाले हैं। तलवार हमारी है, निर्भय आज़ाद कलम, हम लड़ते आए जोर जुल्म से जन्म जन्म। यहाँ कवि काव्य धर्म का निर्वाह करते हुए साहित्य में जो प्रगतिशील धारा है उसके संवाहक के तौर पर अपनी जनपक्षधरता का परिचय दे रहा है। जनवरी 1963 में लिखी गई कविता मेरा धन है स्वाधीन कलम की कुछ पंक्तियाँ लिखता हूँ अपनी मर्जी से, बचता हूँ कैंची दर्जी से, आदत न रही कुछ लिखने की, निंदा बंदन खुदगर्जी से। कोई छेड़े तो तन जाती है, बन जाती है संगीन कलम, मेरा है स्वाधीन कलम, तुझ सा लहरों में बह लेता, मैं भी सता गह लेता, ईमान बेचता चलता तो मैं भी महलों में रह लेता। हर दिल पर झुकती चली मगर आंसू वाली नमकीन कलम। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को अपने लिखे पत्र में नेपाली जी कहते हैं, आई एम एन वन मैन आर्मी ऑफ इंडिया। मैं जानता हूँ कि मुझको कोई पद्मश्री या पद्म भूषण की उपाधि प्रदान नहीं करेगा, किंतु जब प्रत्येक दिन पेकिंग रेडियो मेरा नाम लेकर मुझको गालियाँ देता है तो मुझे लगता है कि शायद मुझको उन उपाधियों से कहीं कुछ अधिक मिल रहा है। दरअसल भारत चीन युद्ध के दौरान चीन के खिलाफ नेपाली जी ने राष्ट्रभक्ति के जो गीत व कविता लिखे थे, शायद पेकिंग रेडियो उसी का पुरस्कार उन्हें दे रहा था। अपने जीविकोपार्जन को लेकर नेपाली जी भारी जदोजहद करते रहे, लेकिन भटकाव के शिकार वह नहीं हुए। इसीलिए हिंदी साहित्य को उन्होंने इतना अधिक दे दिया है, जो आज हमारी बड़ी एक संपदा है। कई अवसरों पर उनके द्वारा लिखे गए पत्रों में पारिवारिक समस्याएं भी उभर कर आई हैं, जो एक पिता के सघन संवेदना और मानसिक स्थिति को व्यक्त करते हैं। अपनी पत्नी से वह कहते हैं, मैं लंबी यात्रा पर जा रहा हूँ, पता नहीं कब लौटूं, अतः इस बीच तुम्हें केवल माँ ही नहीं एक बाप का भी फर्ज अदा करनी है। मोहन सबसे बड़ा लड़का है, कुछ लापरवाह सा हो गया है, किंतु मेरे वापस आने तक उसे कुछ भी मत कहना, सब ठीक हो जाएगा। अपनी पुत्र संतानों से दुखी होकर उन्होंने कहा था, तुम लोगों से मुझे कुछ नहीं लेना है, तुम लोग अपने भविष्य के लिए मेहनत करो, पढ़ो लिखो, मैं अपने लिए तुम्हें कभी कष्ट नहीं दूंगा। अगर शायद मरूंगा भी तो इतनी दूर कि तुम में से कोई वहां तक नहीं पहुंच सकेगा। और उनका यह कहना सही साबित हुआ। ज्ञातव्य है कि 17 अप्रैल 1963 को भागलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 पर रुकी एक पैसेंजर ट्रेन के डिब्बे से संदिग्ध हालत में उनके स्पंदनहीन शरीर को बाहर निकाला गया। उनकी अप्रत्याशित मृत्यु पर हिंदी जगत में शोक की लहर पसर गई। दिनकर जैसे जीवट के कवि के मर्मांतक उद्गार थे। श्री गोपाल सिंह नेपाली, जिनके नाम के साथ स्वर्गीय जोड़ने में हृदय फटने लगता है, हमारे रस सिद्ध कवि और जनता के हृदय हार, नेपाली जी चले गए,
किंतु उनकी सेना मौजूद है। यह सेना उनकी कविताओं की सेना है। आशा है कविता के प्रेमी और राष्ट्र से प्रेम करने वाले लोग कवि और नेपाली द्वारा रचित सेना को अधिक से अधिक प्रोत्साहन और प्रेम देते रहेंगे। जाहिर है नेपाली जी ने अपने भीतर की एकांत पीड़ा, अपनों की बेरुखी आदि को भी बिना किसी लाग लपेट अपने काव्य में, पत्रों में जगह दी। कुछ ढका नहीं, कुछ छुपाया नहीं। उनके शब्द सामर्थ्य से प्रभावित होकर उपन्यास सम्राट प्रेमचंद ने नेपाली जी से एक समय पूछा था, ऐसे गीतों को आप कहाँ से लाते हो नेपाली जी? नेपाली जी ने अपनी साहित्यिक यात्रा के प्रारंभिक दिनों में तत्कालीन कदावर रचनाकारों के बीच खूब चर्चित हुए थे। महाकवि सूर्यकांत पाठी निराला ने 1934 में पंछी की भूमिका में नेपाली जी पर लिखा था, इधर 2 वर्षों से तारकों के सदृश जितने कवि हिंदी के काव्याकाश में चमकते हुए देख पड़े, सौंदर्य के सुख स्पर्श जादू से जिन्होंने मन को वशीभूत कर लिया तथा प्रकाश और दृष्टि दी, श्री गोपाल सिंह नेपाली उन्हीं में से एक हैं। हिंदी और नेपाली साहित्य का यह दुर्भाग्य ही रहा है जो गोपाल सिंह नेपाली सिर्फ 52 साल की उम्र में चले गए। उनका एक गीत है, आज मैं गाता हूँ सुख के गान, और इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूँगा। आज मैं गाता हूँ सुख के गान और कल हो जाऊँगा मौन, कभी आएगी ऐसी घड़ी रहेगी बस मेरी पहचान, छोड़कर मुझे देखती कुटी दूर बन को जाऊँगा मौन, आज मैं गाता सुख के गान और कल हो जाऊँगा मौन। अभी तक आप जिस मौन कवि की आवाज़ सुन रहे थे वह कवि गीतों के राजकुमार गोपाल सिंह नेपाली जी बेशक मौन होकर भी हमारे बीच जिंदा हैं, सदैव जिंदा रहेंगे, हम उन्हें जिंदा रखेंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।